अच्छा मोहित, एक अपडेट और भी आ रही है, हमारे पास पहुंच रही है कि प्रियंका गांधी के आवास पर कोई बैठक चल रही है और शायद राहुल गांधी भी वहां मौजूद हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए, प्रियंका गांधी 10 जनपद आई थी, उनसे मुलाकात, खासतौर पे उनका परिवार है 10 जनपद में, राहुल गांधी रहते हैं, पर सोनिया गांधी रहती हैं, वहाँ पे वो आई थी, मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी भी अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन ये बातचीत तो निश्चित तौर पे ऐसे मैंडेट पे निश्चित तौर पे इनकी बातचीत हुई है। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से जो है इंडिया घटक दलों की बैठक में रणनीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि देखिए जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है उस प्रदर्शन के आधार पर मजबूत विपक्ष तो वो बन गई है, लेकिन आगे की रणनीति क्या हो। मान लीजिए कि 232-33 सीटें इंडिया की आ जाती हैं, आगे अगर एनडीए के लोगों से संपर्क साधना है तो कैसे साधना है, इसको लेके एक रणनीति खासतौर पे बनाई गई है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है और एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, जो हमें सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली है। क्या कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होगी या फिर किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है बाकी पार्टियों से या बाकी नेताओं से या फिर एनडीए के जो अभी सहयोगी हैं उनसे, उस पर भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो है प्रकाश डल सकता है? मोहित। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जब आएंगे और उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आगे की आपकी रणनीति क्या है, आगे आप करने वाले क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी यही पूछा जाएगा। तो आज की रणनीति और कल की रणनीति को लेके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद खुलासा करने वाले। ठीक है, हम नजर बना के रखेंगे मोहित, अपडेट लेंगे। मनोज जी, जरा एक पॉइंट अब जरा समझाइए सर कि ये तो ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब जरूरी भी है और विपक्ष के पास अगर इतनी मेजोरिटी आई है, आप देखिए 10 साल का एक दौर रहा है और उसके बाद उनके पास पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका यूटिलाइजेशन करना बनता भी है। लेकिन पॉइंट ये है सर, दक्षिण भारत में जो बातें कही जा रही थी वो नहीं नजर आया, अन्नामलई का जादू नहीं दिखा, और अब एक पॉइंट, क्या एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पे अब क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा? देखिए, ऐसा है कि एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी तो में तो हमेशा ही डाउट होता है, और वो ख़ासतौर से हमारे जैसे देश में एक तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दूसरा कि जो वोटर भी कई सारे वर्गों में बटा है, कई सारी कास्ट में बटा है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कुर्मी है, और ये जो कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है, और वो जो कास्ट और सब कास्ट है वो भी अलग रीजन में अलग अलग है। तो आप ये देखिएगा कि सैकड़ों हजारों वर्गों में, कास्ट में हमारा देश बटा है, और उसके सामने जो ऑप्शन है, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना नंबर 2 है, या फिर पंजाब में तो 3-3, 4-4 पार्टीज है, अकाली दल है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। तो ऐसे में कई बारी क्या होता है कि एग्जिट पोल करना मुश्किल हो, कई बारी क्या आमतौर पे आप देखेंगे तो एग्जिट पोल हमारे देश में मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक नहीं होते। इनफैक्ट वो डेमोक्रेसीज जहाँ की सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं, जैसे अमेरिका की हो गई, वहाँ, और साथ ही साथ वहाँ जो वोटर है वो सिर्फ 2-3 ग्रुप में ही होता है, वाइट, ब्लैक, हिस्पैनिक्स। अगर आप उन डेमोक्रेसीज में देखें तो वहाँ भी जो सर्वे है वो पिछले 2 इलेक्शन से ठीक साबित नहीं हुए। तो इसका मतलब कि जो एग्जिट पोल में जिस तरीके से आप सैंपल लेते हैं हमारे देश में, वो सैंपल लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तो हुई एक एग्जिट पोल की बात। अगर हम साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में अगर आप देखिएगा तो तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस 0 है। जो एक सीट में लीड कर रहा है एनडीए अलायंस, वो ओपीएस की सीट है, और उस वाली सीट में बीजेपी का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस समय वोट परसेंटेज आएगा उस समय हम देखेंगे कि अगर बीजेपी का वोट परसेंटेज वहाँ 15% से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी वहाँ आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और बीजेपी अपना बेस बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो उसने लिया है। बीजेपी का तमिलनाडु में जो मेन एम था वो ये था कि एडीएमके के जो पार्टी है वो धीरे धीरे जिस तरीके से ख़त्म हो रही है, तो उसका जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो। जयललिता के बाद वहाँ कोई लीडर नहीं है, तो इसलिए उसका जो कैडर है वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यही मेरे ख्याल से बीजेपी का एम था। केरला की हम बात करें
तो लेटेस्ट ये था कि केरला में काफ़ी टाइम से बीजेपी ने मेहनत करी है, तो लगता है कि एक सीट में वो आगे से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये अभी मालूम चलेगा। लेकिन तेलंगाना में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में, जहाँ उनके पिछली बारी 1% से भी कम वोट थे, तो वहाँ टीडीपी के कारण उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कुल मिला के साउथ की परफॉर्मेंस उनकी ठीक है, लेकिन बाकी पूरे देश में उनकी परफॉर्मेंस उतनी ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो टीडीपी की बात आपने की, टीडीपी भी इस बार जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है और उधर जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में है। तो पटना से उत्कर्ष भी हमारे साथ बने हुए हैं, उत्कर्ष से भी इस पर जवाब लूंगी।